डेफिनेशंस हैं आप लोगों की बेसिक, उनमें सबसे पहले जो आपके डेफिनेशन आती है जो आप पहले भी छोटी क्लासेस में करते रहे हैं, ज़्यादातर वही हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता था, अब समझाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके का कोई ना कोई मास होता है, वजन होता है और वो जगह घेरती है, उसको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। हर मैटर, कोई भी मैटर है, फर्ज करें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैटर हैं, तो अगर एक मैटर है आपका और उसकी खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि किसी भी दूसरे मैटर से डिफरेंट है, तो हम उस मैटर को फिर नाम देंगे किसका? सब्सटेंस का। तो मैटर की डेफिनेशन से ही बात, यानी जो अब हम करने लगे हैं वो सब्सटेंस की डेफिनेशन है, और सब्सटेंस भी मैटर ही होता है, सही है। लेकिन सब्सटेंस के, आप सब्सटेंस को कहीं से भी ले लें, यानी फर्ज करें अगर वाटर एक सब्सटेंस है या ग्लूकोज या सॉल्ट एक सब्सटेंस है, तो किसी भी मुल्क में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कहीं से भी निकला वो होगा, अगर वो सब्सटेंस, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होंगी। तो अगर उसकी पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है, एनी मैटर, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एनी मैटर दैट हैज पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिफर फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या है? वो ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट वगैरह वगैरह जो है, ये सारे के सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ठीक है हुसैन? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सी डेफिनेशन है। अब जैसे मैटर क्या था, सॉरी सब्सटेंस क्या था? मैटर ही था। इसी तरह अब हम एलिमेंट की बात करेंगे, तो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस ही होता है, लेकिन कौन सा किस्म का सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है उसको देख लेते हैं। तो वो कहते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नीचे होगा पेज। अच्छा, मैं बता रहा था कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट कहलाएगा, इसके लिए इसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट कहलाएगा। अब जैसे हमने सब्सटेंस में कुछ डेफिनेशन की, सॉरी एग्जांपल्स की थी, जिनमें वाटर भी आता था ना उसमें। वाटर अगर नहीं नजर आता तो पेज ऊपर करके या पीछे करके देख लें। तो वाटर की अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें क्या होता है? H2O होता है। अब इसको, यानी वाटर को मजीद छोटे कंपोनेंट्स में देखा जा सकता है, कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हाइड्रोजन को मजीद स्प्लिट करके एक अलग से सब्सटेंस नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में मजीद कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, अभी कल हम लोगों ने एटॉमिक नंबर्स वगैरह किए थे, तो वो सारे के सारे क्या थे? एलिमेंट ही थे, जिनमें ऑक्सीजन आ गई थी, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। और अगर हम उस नॉलेज को यूज करें तो हमने देखा था कि जो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं है। ऐसे ही था ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एटॉमिक नंबर क्या था? 1 था। लेकिन जैसे वो 1 से 2 हुआ तो वो हाइड्रोजन नहीं रही, बल्कि क्या बन गया? हीलियम बन गया। तो इसी तरह जो एलिमेंट की डेफिनेशन में ये दोनों बातें अगर आप लिखें तो बेहतर रहेगा। पहली वाली डेफिनेशन और ये दूसरी वाली भी। दूसरी क्या है? वो कह रहे हैं कि एलिमेंट को अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसके एटम का सेम एटॉमिक नंबर हो, हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। सही है? सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आपके कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स को हम बेहतर रहेगा कहें कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करें? जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए उनके लिए केमिकल बॉन्ड चाहिए होता है, तो वो क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड की और केमिकल बॉन्ड दोनों की डेफिनेशन ये ग्रीन हाईलाइट हुई हुई है, क्योंकि उनको जोड़ने वाली जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाती हैं? कंपाउंड कहलाती हैं। अब इसी तरह कंपाउंड की दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात बताता चलो कि हमने अभी कहा था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं, कि जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं होती, मिलती जुलती हो सकती हैं लेकिन एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसी तरह अगर आप ये कंपाउंड को देखें ना, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड, चले आपके लिए ये H2O ही लिख देता हूँ, H2O। ठीक है,
अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये मैंने क्या लिखा है, एक कंपाउंड लिखा है और इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है और दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है। तो अब ये सब्सटेंस जो बने, सॉरी जो कंपाउंड बने H2O, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी खसूसियात हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट ही होती हैं। हाइड्रोजन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑक्सीजन की अलग है, और इन दोनों को अगर मिला के H2O बन रहा है तो उसकी इन दोनों से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कंपाउंड बेसिकली ऐसा होगा कि जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन एलिमेंट से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक कंपाउंड है। तो इसकी ये वाली डेफिनेशन भी हाईलाइट कर देता हूँ, या ये पॉइंट वैसे नोट में आप डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है किसकी, एक कंपाउंड की, वो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है जिनसे वो बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और नोट लिखा जा सकता है एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन के साथ, वो क्या है, वो ये कि एलिमेंट और कंपाउंड की कंपोजिशन पूरी एक जैसी होती है। यानी फर्ज करें कि एक जग आपके पास एक एलिमेंट का है, तो उस जग के ऊपर से आप एलिमेंट एक चम्मच उठाएं या बिल्कुल नीचे से उठाएं, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होंगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड है, प्रॉपर कंपाउंड है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज उस जग में कंपाउंड पड़ा हुआ है, तो जो चम्मच आपने ऊपर से लिया होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नीचे के एक चम्मच कंपाउंड की भी वही होंगी। इसीलिए जो है वो अगर आप बोरिंग का टेस्ट कराते हैं तो आप ये नहीं करते कि सारा पानी निकाल के ले जाएं और बोर खाली कर दें, आप क्या करते हैं कि उसमें से एक ग्लास या एक बोतल निकलवाते हैं और उसका टेस्ट कराते हैं, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वही सारे पानी की प्रॉपर्टीज होंगी। यानी इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है कि जितना H2O ऊपर है, जितने हाइड्रोजन के एटम्स ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, उतने ही नीचे भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मिक्सचर की। मिक्सचर की प्रॉपर्टी, अच्छा मिक्सचर जो है, जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिलाएं, ठीक है, और उनकी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रहें, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसे मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर और कंपाउंड में यही बड़ा फर्क है कि कंपाउंड में जो उसके इंडिविजुअल सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बरकरार नहीं रहती, बल्कि जो मिक्स होकर नया कंपाउंड बन रहा था उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आती हैं। लेकिन जो मिक्सर है उसमें जिन सब्सटेंसेस से मिलके वो मिक्सर बना होता है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको अलग से आइडेंटिफाइबल होती हैं या वो बरकरार रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा मिक्सर जो है इसका भी ना आप इसी तरह फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे मिक्सर और एक साइड पर लिखें होमोजीनस मिक्सर और एक साइड पर लिखें हेट्रोजीनस मिक्सर, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि मिक्सर जो है इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, बरकरार रहती हैं। इसके अलावा इसके मिक्सर के साथ जो नोट या डेफिनेशन के साथ एडिशनल लाइन लिखी जा सकती है वो ये हो सकती है कि अगर आप चाहें ना कि मिक्सर के सब्सटेंसेस को अलग कर लें तो आप उसे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे अगर पानी में रेत शामिल हो जाए या नमक शामिल हो जाए तो हम उसको पानी से अलग कर सकते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बरकरार भी रहेंगी। रेत को पानी से कैसे अलग कर सकते हैं कि आप पानी को फिल्टर कर लें तो रेत अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। नमक को पानी से अलग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं कि उसको आप पहले बॉयल करते हैं, पहले तो उसे फिल्टर करें ताकि और कोई इम्प्योरिटी है तो वो बाहर निकल जाए। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे बॉयल करते हैं तो पानी उड़ जाता है और नमक नीचे सरफेस पे बच जाती है। ये प्रैक्टिकल आपको क्लासेस में स्कूल में शायद करवाएं भी, हम लोगों ने किया था जब हम पढ़ रहे थे। अब मजीद आगे चलते हैं तो मिक्सर का हमने दो टाइप्स देखी, एक क्या थे, होमोजीनियस मिक्सर थे और एक क्या थे, हेट्रोजीनियस मिक्सर थे। हेट्रोजीनियस मिक्सर में जिन सब्सटेंसेस से वो मिक्सर बना होता है वो दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो विजिबली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कि हम उनको अलग अलग देखना चाहें तो वो हमें नजर आएगा। जैसे अगर पानी में ऑयल डाल दें तो पानी
के ऊपर ऑयल क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे। इसी तरह सैंड और साल्ट है, रेत में नमक मिला दें तो दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग आपको नजर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। इसी तरह और भी मिक्सर हो सकते हैं जिनमें अलग अलग आपको वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड वो एलिमेंट्स नजर आते हैं जिनसे वो मिक्सर बना होता है। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सर है इसमें क्या आएगा, दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नॉट विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख रहे हैं या इनविजिबल डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख दें, या इस तरह करके इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया था, इंटरनेट से मिल जाएगी, मैं भी आप लोगों को कोशिश करूंगा लिखवा दूंगा या लिंक दे दूंगा। इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है कि वो उसका वन फेज होता है, ये डेफिनेशन तो ठीक है लेकिन ये आप लोगों के स्कोप से थोड़े आगे की बात है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि शुगर को अगर पानी में मिला लिया जाए तो आपको शुगर अलग पानी में नजर नहीं आती, इसी तरह पानी में नमक मिला लें तो वो भी आपको पानी और नमक अलग अलग नजर नहीं आता। तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस मिक्सर की डेफिनेशन के साथ भी नोट या एडिशनल लाइन हो सकती है कि इसमें भी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। सही है, सही है। अच्छा तो ये आप लोगों की कुछ डेफिनेशंस हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा मजीद, तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास और ये सब चीज़ें आप लोगों की नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की जब भी है तब तक आप लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन जो यहाँ तक की है ये प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक और ये बॉक्स बना हुआ है, हमने बॉक्सेस को साथ साथ बताता रहूंगा, देख लीजिएगा इनको भी। कि जो गार्लिक लहसुन है ये आपके जो सांस है उसमें स्मेल पैदा करता है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और कहा जाता है कि अपने खानों में जो लहसुन है वो लाजमी डालें। उसकी रीज़न क्या है, ये हमें किस तरह बेनिफिट पहुंचाता है, या एडवांटेजेस ऑफ गार्लिक या बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक टू ओवर हेल्थ क्या है, वो ये है कि जो लोग ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको स्टमक कैंसर होने का चांस कम हो जाता है, उनको दिल की बीमारियां होने का चांस कम हो जाता है, और उनको स्ट्रोक होने का जो क्या कहना चाहिए फालिज वगैरह का टेस्ट होता है वो होने का चांस कम हो जाता है उनकी निस्बत जो कम गार्लिक इस्तेमाल करते हैं या गार्लिक इस्तेमाल नहीं करते। सही है, सही है। सही है।